अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो होता है ना, ये सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट का कुछ लिहाज से ऑपोजिट बिहेव करता है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी रिजेक्टर सर्किट है, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पे मिनिमम करंट हासिल करने के लिए हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। जबकि सीरीज रेजोनेंस सर्किट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को फ्रीक्वेंसी रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। ये वैसे इंट्रोडक्शन में, वैसे मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। अब टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट LC सर्किट होता है, मींस ये इंडक्टर और कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, जिसे हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। और आपको पता है जी, इंडक्टर की आइडियली हम कहते हैं रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, लेकिन रियल में वो नेग्लिजिबल नहीं होती, बल्कि स्मॉल इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं इन प्रैक्टिकल केस। इसलिए मैंने डायग्राम दोबारा बना के आपकी आसानी के लिए शो करवा दी है। ये आइडियल केस है, रियलिटी में ये हमने नहीं लगाई, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है थोड़ी बहुत। अब जब इसे हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाले AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर से करंट गुजरेगा लीडिंग करंट, और इंडक्टर में से लैगिंग करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, जो हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अब एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आपको पता है पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो यहाँ पे भी करंट डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे करंट जब डिवाइड होगा वो ऑपोजिट फ्लो करेगा दोनों में से। इसका मैकेनिज्म मैं आगे जो टॉपिक है हमारे पास मेटल डिटेक्टर वाला, उसमें समझाऊंगा कैसे ऑपोजिट करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं लीडिंग एंड लैगिंग करंट से मुराद ये भी है कि ऑपोजिट करंट फ्लो करेगा दोनों में से, इंडक्टर और कैपेसिटर में से। अब एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होगी तो ये दोनों करंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल बट ऑपोजिट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लिहाजा इन दिस वे करंट ड्रॉन बाय द सोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि करंट थ्रू द सर्किट क्या हो जाएगा, जीरो एट रेजोनेंस। लेकिन प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता, क्योंकि ये तो आइडियल केस है ना, जीरो हो गया। आइडियल में ही ऐसा होगा कि XL जब XC के बराबर होगा तो IL एग्जैक्टली IC के इक्वल हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में XL चाहे XC के बराबर हो जाए, लेकिन फिर भी इस ब्रांच की रेजिस्टेंस इसके बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि XL XC के बराबर होगा, लेकिन ये कबाब में हड्डी भी तो है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से XL XC के होने के बावजूद इन दोनों में करंट, इन दोनों ब्रांचेस में करंट की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रैक्टिकल केस में एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्यों नहीं करंट जीरो होता। तो ये बताएं, इन प्रैक्टिकल केस करंट इज स्मॉल एट रेजोनेंस ड्यू टू स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। तो आपने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बस इतनी सी बात टू दी पॉइंट बताना। इस आपकी बुक में है कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे कैपेसिटर में करंट फ्लो करता है लीडिंग, इंडक्टर में लैगिंग, यानी कि ऑपोजिट करंट फ्लो करते हैं। एट रेजोनेंस IL IC के बराबर होता है तो करंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सोर्स से करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यानी जब दोनों करंट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सोर्स की तरफ से भी यानी कोई करंट नहीं आ रहा होगा, जब नेट करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करें। प्रॉपर्टीज में वही पहली प्रॉपर्टी के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे 1/2π √LC है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एट रेजोनेंस इंपीडेंस मैक्सिमम होगी। मुझे कैसे पता चले कि यहाँ पे एट रेजोनेंस करंट मिनिमम है? इसका मतलब यही है कि यहाँ पे मैक्सिमम इंपीडेंस फॉलो करेगा LC सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक है, क्लियर।
अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी में हम फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और वो ऐसा होगा जिसमें पता चल रहा है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट क्या होगा, मिनिमम। आइडियली हम कहते हैं ज़ीरो, आइडियली आगे टच कर जाएगा इस एक्स एक्सिस को, लेकिन रियल में क्या होगा, करंट मिनिमम होगा एट रेजोनेंस, ठीक है, कि एट रेजोनेंस करंट इज मिनिमम। उससे बियॉन्ड और बिलो फ्रीक्वेंसी पे करंट इंक्रीज करता है, जबकि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ऑपोजिट बिहेवियर होता है, एज वी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर। आखिरी बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि एट रेजोनेंस करंट जो होता है ना थ्रू इंडक्टर एंड करंट थ्रू कैपेसिटर जो है वो मे बी लार्जर देन सोर्स करंट हो सकता है, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट सोर्स से अगर आ रहा है ना 1 मिली एम्पेयर, तो इधर करंट हो सकता है, इधर 1.5 हो सकता है, इधर अदर देन 1 हो सकता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस आने वाले करंट के बराबर ही होगा फ्रॉम दी सोर्स। अब ऐसा क्यों होता है कि एट रेजोनेंस इंडक्टर और कैपेसिटर पे करंट सोर्स की तरफ से आने वाले करंट से ज़्यादा हो सकता है? उसकी वजह वही जो मैंने पहले बताई थी, बैक ईएमएफ इफेक्ट्स की वजह से ऐसा हो सकता है। करंट थ्रू इंडक्टर एंड करंट थ्रू कैपेसिटर में भी लार्जर देन सोर्स करंट, लेकिन उनका डिफरेंस सोर्स करंट के बराबर ही होगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 रह गए थे स्मार्ट सिलेबस में, 6 हैं, 4 मैं करवा चुका हूँ, 2 जो है उसमें चौथा और छठा है। चौथे शॉर्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आयरन कोर इंडक्टर है, यानी कि इसके कोयल के अंदर इंडक्टर प्लेस है। वो कह रहा है हम इसे बैटरी, डीसी सोर्स और स्विच से कनेक्ट किया हुआ। कह रहा है हम जब स्विच को री ओपन करते हैं, बंद करके जब ओपन करते हैं दोबारा, तो इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, स्विच के टर्मिनल्स के अक्रॉस स्पार्किंग होती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि हम जब स्विच को री ओपन करते हैं ना तो करंट चेंज होता है, मैक्सिमम से 0 हो जाएगा, तो बाय सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो वो ईएमएफ जो है ना वो स्पार्किंग का बायस बनती है। बस इतनी सी बात आपने बतानी है। छठा क्वेश्चन वो है, मैं कह रहा है बताएं आरएल सर्किट में कौन लीड करता है, करंट या वोल्टेज? एंड वी नो वोल्टेज लीड करता है करंट को, और कह रहा है इसकी वेक्टर डायग्राम भी बनाएं, तो वो वेक्टर डायग्राम हमने पढ़ी हुई है। ये रेजिस्टेंस वाला वेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का वेक्टर हमने करंट के पैरेलल ड्रा करना है, क्योंकि दोनों इन फेस हैं, और करंट को हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, यानी इसका इनिशियल फेस हम 0 लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रा किया। और वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर करंट वाले करंट को और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज को 90 डिग्री पे क्या करेगा, लीड। अब ये वोल्टेज के अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस दोनों वोल्टेज का वेक्टर सम होगा अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज करंट के दरमियान जो एंगल थीटा, ये फेस डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो हम किस तरह निकालते हैं इस फॉर्मूले से, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, tan इनवर्स XL/R, जिसे हम ओमेगा L/R भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो आप पूछिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।